हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बीच हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके पहले की क्लास में, प्रीवियस क्लास में, हमने आप लोगों को रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, जिसमें कि आपको बताया गया था कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये रचना के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। और इसके पहले वाली क्लास में हमने आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया था और इसका हमने टेस्ट भी कराया था। तो जो लोग न देखे हो, हमारी प्रीवियस क्लास में जा करके इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं संधि पर, और ये जो संधि टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग आप चाहे जिस भी वनडे एग्जाम की बात करें, चाहे वह लोक सेवा आयोग की बात हो, चाहे यूपी SSSC की बात हो, या तो RO की परीक्षा जो होती है, इसके अतिरिक्त आपके जो भी पुलिस की परीक्षाएं होती हैं, UPP, UPSI, UP टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में आपको हिंदी विषय जिसमें आपका प्रयोग होता है, और उस हिंदी विषय में आपका संधि जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो आप देखे होंगे कि संधि जो है वो किसी भी परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आपका प्रयोग होगा। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ आपसे संधि के बारे में। जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं कि रचना के आधार पर शब्द के प्रकार क्या होते हैं, तो आज हम संधि पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आप समझेंगे कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग समझ सकते हैं कि संधि जो होता है वो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रता, मिलन, समझौता या राजीनामा। अगर मैं बात कहूं कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी में इसको हम संधि को ज्वाइनिंग शब्द कहते हैं, अर्थात जुड़ना होता है इसमें। तो संधि को, तो पहली बात हम आप समझ लेते हैं कि संधि को हम लिखते कैसे हैं। तो संधि को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग संधि को ऐसे लिखते हैं अनुस्वार के रूप में, और कुछ लोग संधि को जो है वो आधार न के रूप में लिखते हैं। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि संधि जो है जो लिखी जाती है इन दोनों प्रकार से लिखी जाती है, और दोनों प्रकार आपके सही होते हैं। तो संधि की अगर मैं बात करूं कि शाब्दिक इसको कैसे हम बांटते हैं 2 भागों में, तो संधि शब्द जो है वो सम और धी नामक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आप देखेंगे कि सम, स धन म धन ध धन ई। आप लोगों ने अभी आगे जब पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि व्यंजन संधि जो होती है उसमें जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण म हो और उसके बाद का जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण जो है वो क से म तक लेकर के कोई भी आपका वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में म के स्थान पर 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और वह 2 प्रकार का परिवर्तन है क्या? पहला परिवर्तन आपका होगा कि देखो, पहले तो संधि में 2 चीज़ याद रखनी है कि जो म होता है वो कैसे बदलेगा। म का परिवर्तन 2 प्रकार से होगा, या तो यह अन में बदल जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा, और या तो इसकी मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, आधा न बदल जाएगी। 2 तरीके से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि संधि को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, और क्यों लिखते हैं ये भी आप समझ चुके हैं। अब आप देखेंगे किसी भी संधि में 2 चीजें होती हैं और इनके मध्य में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, अर्थात ये इसमें इसको जो है क्या कहते हैं, प्रथम पद, इसको कहते हैं द्वितीय पद। तो संधि में जो होता है वह पहले पद का जो पहला शब्द है उसका अंतिम पद, अंतिम वर्ण, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण ही भाग लेता है। और आप देखेंगे कि प्रथम पद, इसको हम पहले पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद, दूसरे को क्या कहते हैं, द्वितीय पद। इसका एक और नाम भी है, इसको हम पहला पद कहते हैं, इसको हम दूसरा पद कहते हैं, इसको हम पूर्व पद कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हम उत्तर पद कहते हैं। तो अभी तो आप लोग ये समझ चुके हैं कि संधि का विग्रह करने के लिए हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और संधि को एकदम डिटेल से आपको समझा रहा हूँ कि संधि को जब हम 2 भागों में बांटते हैं तो बीच में क्या लगता है चिन्ह, बीच में जो आपका चिन्ह लगेगा वो धन का चिन्ह लगेगा, जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे। और इसमें होता क्या है, आप समझ चुके हैं कि पहले शब्द का जो है वो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है यही भाग लेता है। संधि जरूरी नहीं है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमेशा जुड़े, तो जरूरी नहीं है कि वो संधि ही हो। अब मैं आपको कुछ उदाहरण ऐसा बताने जा रहा हूं जिसमें आपको देखेंगे कि वहां पर संधि नहीं हो रही है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जल और पान मिलकर के आपका जलपान मिल गया, जलपान बन गया। अब आप देखेंगे कि जल और पान को मैंने जोड़ा तो यहाँ पर 2 वर्ण आपस में मिले, अ और आ की मात्रा। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई बदलाव आपको दिख रहा है, जैसा आपका मान लिखा था एकदम ज्यों का त्यों लिख दिया गया, तो इसे हम संधि नहीं कहेंगे।
इससे आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि संधि जरूरी नहीं है कि किसी भी दो वर्णों को अगर हम बांटते हैं, किसी दो शब्दों को तोड़ते हैं किसी वाक्य को, शब्द को, तो वहां पर आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर बार वो संधि है। संधि होने के लिए उसमें विकार होना चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव होने चाहिए। अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो वो संधि नहीं होगी, उसे हम संयोग कहेंगे। जैसा कि हमने आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया कि एक उदाहरण मैंने लिखा कि जल और पान, जल और पान के बीच में जो संधि हुई इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों आपका मान लिखा गया, तो आप इसको संधि नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम संयोग कहेंगे। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरा होगा कि बदलाव होता है तो संधि होगी। पहली बात कि दो वर्णों के मध्य अगर बदलाव हो रहा है तभी संधि होगी, लेकिन यह बदलाव भी आपका दो प्रकार का होता है। ये भी बात समझ लीजिए कि जो मैं बता रहा हूं कि किसी भी शब्द का जो दो शब्द होते हैं उन शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर जुड़ते हैं तो उनके मध्य भी जब विकार उत्पन्न होता है तो वह भी दो प्रकार का होता है। चलिए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि कब जो है वो संधि नहीं होती है बल्कि संयोग होता है। जैसे मैंने आपको लिखा कि जल और पान, इन दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनेगा वो जलपान बनेगा, जलपान बना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जल और पान इसमें जो जोड़ा गया तो सीधे सीधे वही मान आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह जो है वो संधि नहीं बल्कि संयोग कहा जाएगा। चलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि जो संधियां होती हैं, पहली बात समझ गए कि संधियां जरूरी नहीं है कि जब दो वर्ण मिले तो हमेशा संधि हो। अब आप समझेंगे कि अगर दोनों वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है तभी संधि होगी, और वह संधियां भी दो प्रकार की होती हैं। पहला उदाहरण आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको दिया कि सत्य धन आग्रह है। चलिए लिख लीजिए सत्य धन आग्रह है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो जो आपका शब्द मिलेगा वो सत्याग्रह हो जाएगा, सत्याग्रह होगा। अब देखिए इसमें अ छुपा हुआ है कि पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर अंतिम वर्ण है वो अ है और यहाँ पर अ है, तो अ और आ मिलकर यहाँ पर आ की मात्रा लग गई, बल्कि ये वाला अ गायब हो गया। तो पहली बात तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द के पहले वर्ण, इन्हीं दोनों के अंदर विकार उत्पन्न होता है, बदलाव होता है, तो उसे हम प्रधान संधि कहेंगे, जैसा कि हमने उदाहरण के रूप में आपको दे दिया। और दूसरी बात आप देख लीजिए कि अगर विकार जो उत्पन्न हो रहा है वह इनके अतिरिक्त, इन दोनों वर्णों के अतिरिक्त कहीं अन्य जगह पर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम गौड़ संधि या निम्न संधि कहेंगे। जैसे मैंने आपको दिया कि राम धन अयन, आयन बराबर मिलकर के बनेगा आपका रामायण, रामायण ये शब्द बनेगा। अब आप देखेंगे कि यहां पर न का परिवर्तन ड में हो गया। अब जो परिवर्तन हुआ इसमें देखिए, इसमें दोनों प्रकार की संधियां हैं, अर्थात इसमें प्रधान संधि भी है और निम्न संधि या गौड़ संधि भी है। क्यों है आप देख सकते हैं कि ये बदलाव इसमें यहां भी हो रहा है, दो वर्णों में भी हो रहा है। अगर दो वर्णों के मध्य में ही बदलाव हो तो उसे हम प्रधान संधि कहेंगे, अर्थात इसमें प्रधान संधि भी है। और यहां पर देख रहे हैं आप कि इसके अतिरिक्त जो मान है न का परिवर्तन ड में हो गया, अड़ में हो गया, अर्थात यहां भी बदलाव है। इसलिए इस शब्द में आपका जो संधि है वो दोनों प्रकार की है, अर्थात इसमें प्रधान संधि भी है और गौड़ संधि भी है। तो आप समझ चुके हैं कि संधियां होती कैसे हैं। सदैव संधि नहीं होती है बल्कि संयोग भी होता है, इस बात समझ गए हैं। इसके अलावा संधियां जब होती हैं, जब विकार उसमें उत्पन्न होता है तो यह कितने प्रकार का होता है, यह बात तो आप समझ चुके हैं। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं कि दो वर्णों के योग से विकार होता है, ये बात समझ चुके हैं। जल्दी से बताइए आप लोग कि वर्ण में क्या स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं कि नहीं आते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। जैसा कि हमने पहली वाली क्लास में शुरुआत में ही आपको स्वर और व्यंजन वर्णमाला के बारे में एकदम एग्जैक्ट रूप से समझा दिया था। तो आप समझ चुके हैं कि दो वर्णों का मतलब यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वर्णों का योग आपका कितने प्रकार का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि वर्णों का जो संयोग होता है वह 6 प्रकार से होता है। या तो स्वर से स्वर मिले, या तो स्वर से व्यंजन का योग हो, या तो आपके व्यंजन का स्वर से योग हो, या तो आपका व्यंजन से व्यंजन का योग हो, या तो आपका विसर्ग से स्वर का योग हो, और या तो आपके विसर्ग से व्यंजन का योग हो, व्यंजन का योग हो। आप देखेंगे कि इसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि दो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तो उसमें संधियां होती हैं, ये बात आप समझ चुके हैं।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये वर्ण की अगर मैं बात करता हूं तो वर्ण में आपके स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होता है। अब आप देखेंगे कि वर्णों का जो मेल होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो जल्दी से आप समझ लीजिए कि या तो स्वर का मेल स्वर से हो, या तो स्वर का मेल व्यंजन से हो, या तो व्यंजन का मेल स्वर से हो, या तो व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, या तो विसर्ग का मेल स्वर से हो, या तो विसर्ग का मेल व्यंजन से हो। ये 6 कंडीशन, 6 दशाएं ऐसी होती हैं जिसमें वर्णों का सहयोग होता है। बहुत से लोग ये बात सोच रहे होंगे कि विसर्ग से विसर्ग का मेल क्यों नहीं हुआ, या विसर्ग से विसर्ग का मेल क्यों नहीं हुआ। तो पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि विसर्ग का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले नहीं आता है, इसीलिए विसर्ग से विसर्ग का मेल नहीं होगा। केवल और केवल आपकी ये 6 दशाएं ही संयोग करेंगी। अब आपकी पूरी संधि केवल और केवल इन्हीं 6 जो वर्ण है इन्हीं पर टिकी हुई है। अगर जो इस बात को समझ लेंगे वो आसानी से सवाल को लगा लेंगे। चलिए अब मैं समझ लेता हूं कि संधियां, केवल संधियों को 3 प्रकार ही क्यों बताया गया। तो पहली बात आप लोग समझ लीजिए कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप समझेंगे कि संधि 3 प्रकार की होती है। अब जल्दी से समझ लीजिए कि जब स्वर का स्वर से मेल हो तो जो संधि बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा कि जब स्वर का मेल स्वर से हो, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, ऐसी स्थिति में जो आपका मेल होगा वह संधि जो बनेगी वह स्वर संधि होगी। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर स्वर का व्यंजन से मेल हो, व्यंजन का स्वर से मेल हो, या व्यंजन का व्यंजन का मेल व्यंजन से मेल हो, अर्थात ये 3 दशाएं जो होती हैं उसमें हमारी जो संधि बनेगी वह आपकी व्यंजन संधि कहलाएगी। जल्दी से बताइए, ये बात समझ चुके हैं कि स्वर से स्वर का मेल होने पर, इसी से आप परिभाषा बना सकते हैं अपने आप से कि जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो संधि कौन सी होती है, स्वर संधि होती है। अब आप देखेंगे कि स्वर का व्यंजन से मेल हो, व्यंजन का स्वर से मेल हो, या तो व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, इस तीनों कंडीशन में जो आपकी संधि बनेगी वह कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। इसके अतिरिक्त आपका जो बचता है दोनों मान विसर्ग वाला, अर्थात विसर्ग का मेल स्वर से हो या विसर्ग का मेल व्यंजन से हो। संधियों का मेल कितने प्रकार से होता है, विसर्ग का विसर्ग से मेल क्यों नहीं होता है। इसके अतिरिक्त आप समझ चुके हैं कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो संधियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली संधि है आपकी स्वर संधि, दूसरी यहाँ पे दिया गया है व्यंजन संधि, और तीसरी दिया गया है आपका, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है, ये आपकी विसर्ग संधि है। कभी कभी आपका पूछ सकता है कि स्वर संधि में किन 2 वर्णों का मेल होता है, तो आपका जवाब होगा कि स्वर का मेल स्वर से होता है। अगर आपसे पूछ ले कि व्यंजन संधियों में किन किन वर्णों का मेल होता है, तो आप बताएंगे कि स्वर और व्यंजन का, व्यंजन और स्वर का, व्यंजन और व्यंजन का। ये 3 दशाएं ऐसी बनेंगी। तीसरे वाले में आप देखेंगे कि विसर्ग में स्वर का मेल और विसर्ग से व्यंजन के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसमें जो संधि होती है वह विसर्ग संधि होती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक बहुत ही आसानी से ये बात समझ चुके होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे अब मैं चर्चा करूंगा आपसे कि स्वर संधि के, अभी तो आप समझ गए कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। उस 3 प्रकारों में से अब मैं चर्चा करने वाला हूं आपके सामने इस पहले प्रकार के वर्ण स्वर की, संधि की। और यह संधि क्या है, स्वर संधि है। तो जल्दी से आप लोग इसकी परिभाषा थोड़ा समझ लीजिए कि अब आप समझ चुके हैं कि जब स्वर का मेल किससे हो, स्वर से हो, अर्थात जब 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, इसकी परिभाषा आप इसी बना सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं कि उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ये बात आप लोग नोट कर लिए। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, आप ध्यान रखिएगा कि अब पहले शब्द का कौन सा वर्ण, नोट कर लीजिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों जो है वो आपके क्या हों, स्वर हों, तब उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसकी परिभाषा लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि संधियां जो होती हैं उसमें स्वर संधि क्या होगी, जब स्वर का मेल स्वर से हो और उनमें क्या हो, विकार उत्पन्न हो जाए, कोई बदलाव हो जाए,
वर्णों के अंदर, तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। अब आप देखेंगे कि बदलाव कैसे होता है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो, तो ऐसी स्थिति में जो शब्द बनेगा वह आपका जो है वो क्या होगा, स्वर संधि होगी। चलिए मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूं कि ये स्वर संधि के उदाहरण आप समझ लीजिए कि स्वर संधियों को कैसे आप समझेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया कि रजनी धन ईस, तो जल्दी से आप लोग ध्यान दीजिए, रजनी और धन ईस ये एक शब्द है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये दो वर्ण हैं, अर्थात ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो बड़ी ई है और यहाँ पर भी बड़ी ई है, तो आप देखेंगे कि बड़ी और बड़ी ई मिल करके यहाँ पर रजनीश शब्द जो बनेगा, रजनीश बनेगा। अब आप देखेंगे कि ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, दोनों स्वर हैं, और जब दोनों स्वरों का मेल होता है और इन दोनों स्वरों के मेल से ई और ई, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन गए, तो आप देख सकते हैं कि यह संधि जो होगी वो क्या होगी, तो आप बताएंगे कि यह संधि जो है वो स्वर संधि है। चलिए कुछ उदाहरण को मैं और देख लेता हूं। सदा धन एव, इससे जो शब्द बनेगा वो आपका बनेगा सदैव, सदैव शब्द बनेगा। और सदैव में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका पहला वर्ण जो है वो आ है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आ है और यहाँ पर अय है, तो आ और अय मिलकर के यहाँ पर जो मात्रा बनी वो अय की मात्रा बन गई। अब आप देखेंगे कि यह भी स्वर है और यह भी स्वर है, अर्थात स्वर का मेल जब स्वर से होता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम जो संधि कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि उस संधि का नाम है क्या, तो आप बताएंगे कि वह संधि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। कि इस शब्द में आपको ये समझ में आ गया है कि स्वर संधियां होती क्या हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि स्वर संधियों के कितने प्रकार होते हैं। जल्दी से समझ लीजिए कि स्वर संधि की अगर मैं बात करूं किसकी, प्रकार की, तो नोट कर लीजिए स्वर संधि के प्रकार। जल्दी से नोट करिए आप लोग कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप जानेंगे कि स्वर संधियां जो है वो 5 प्रकार की होती हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए कि स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार आप लिखेंगे कै प्रकार की होती है, तो ये संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। पहली संधि जो है आपकी, इसको हम लिखेंगे दीर्घ संधि। ये कौन सी संधि है, इसको हम कहेंगे दीर्घ संधि। यहाँ पर है आपकी गुण संधि, तीसरे नंबर पे है आपकी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। इसके बाद आपका जो चौथा मान है वो है आपका यण संधि, और ये 5वें नंबर पे आपका यहाँ पर दिया है अयादि संधि, अयादि संधि। तो आप देखेंगे इन सभी वर्णों में जो मेल होता है वह स्वर का स्वर से होता है, इसलिए इनको हम स्वर संधि कहते हैं। सवाल आपका प्रश्न बन सकता है कि बताइए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे संधि, स्वर संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं और मैंने पहले ही बताया कि वो प्रकार हैं क्या, आपके स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। और फिर हमने शुरू किया कि स्वर संधि कैसे बनाते हैं आप, स्वर का स्वर से मेल होता है और इनको हम कितने भागों में बांटते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि इनको हम 5 भागों में बांटते हैं। और ये 5 भाग हैं क्या, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयादि संधि है। तो सबसे पहले आप आइए अब हम बात करते हैं आपसे दीर्घ संधि के बारे में, जो कि स्वर संधि का एक पार्ट है। और दीर्घ संधि की परिभाषा समझ लीजिए कि पहले होता क्या है कि सवर्णी स्वर के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ पर सवर्णी का मतलब क्या है, अब आप समझ लीजिए कि या तो छोटा अ या बड़ा अ का योग छोटा अ और बड़ा, इसको हम 4 प्रकार से समझ सकते हैं कि या तो अ और आ का मेल से आ बनता हो, या तो अ छोटा और बड़ा अ के मेल से आ बनता हो, या तो छोटा अ और छोटा बड़ा अ और छोटा अ मिल से आ बनता हो, या तो बड़ा और बड़ा अ मिल से मिलकर के आ बनता हो। ये सब सवर्णी है। तो अब आप देखेंगे या तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बनती हो, या तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई होती हो, या तो बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो, और या तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बनेगी विकार हो करके। इसमें ये पहला वर्ण है, ये समझ सकते हैं, ये पहला वर्ण है और ये दूसरा वर्ण है, ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये पहला है और ये दूसरा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटा ऊ का संयोग, पहला वर्ण छोटा ऊ हो, दूसरा छोटा ऊ हो तो बड़ा ऊ बन जाए, या तो पहला छोटा ऊ हो, दूसरा बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ हो बन जाए, या तो पहला वाला मान छोटा ऊ हो, दूसरा वाला बड़ा ऊ हो, या तो हम क्या करेंगे दोनों बड़ा ऊ हो, तब आपका बड़ा ऊ बनता है। आप देखेंगे कि इन सभी
कंडीशन जो उत्पन्न हुई, इन सब में सवर्णी स्वर भाग ले रहे हैं। अ के साथ अ भाग ले रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ई के साथ ई भाग ले रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और ऊ के साथ ऊ भाग ले रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो आप कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि री का बड़ा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में री बड़ा री नहीं होता है। तो अब आप देख सकते हैं, इसको उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि हम देव धन अर्चन, ये आपका ये देव जो है वो व में अ छिपा हुआ है और यहाँ पर अ है, तो अ और अ के संयोग से आ की मात्रा बन गई देवार्चन। और ये संधि कौन सी है? आपकी दीर्घ संधि है। फिर देखिए देवधन आलय, यहाँ पर व में अ छिपा हुआ है और यहाँ पर आ है, तो छोटा अ और बड़ा आ का मिल करके यहाँ पर आ की मात्रा बन गई देवालय हो गया। फिर आप देखेंगे परीक्षा धन अर्थी, यहाँ पर आ में आ की मात्रा यहाँ पर है, यहाँ पे छोटा आ है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिल करके यहाँ पर बड़ा आ बन गया। और आप देखेंगे कि विद्या धन आलय में आ और आ दोनों बड़ा आ मिल करके बड़ा आ मिल गए। तो ये 4 कंडीशन हो गई किसकी? आपकी पहले आ वाली। तो आप देखेंगे कि इसमें आ की मात्रा फाइनली सब में बन रही है। उदाहरण के माध्यम समझ सकते हैं। दूसरे उदाहरण में मैं देखता हूं ई और ई का संयोग कैसे होता है। अब आप देखेंगे कवि और इंद्र की मैं बात करूं तो कवि जो है इसमें छोटी ई की मात्रा व में लगी हुई है और इंद्र में जो है वो छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन गया, कवि इंद्र हो गया। फिर आप देखेंगे कि गिरी धन ईस, गिरी में आपका ई जो है वो छोटी ई की मात्रा है और यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, अर्थात छोटी ई का संयोग छोटी बड़ी ई से हुआ तो बड़ी ई की मात्रा बन गई। फिर आप देखेंगे कि योगी धन इंद्र, योगी में बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ छोटी ई की मात्रा है। अब आप देखेंगे कि बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन गए? यहाँ पर बड़ी ई बन गया। और आप देखेंगे कि जानकी धन ईस, इस शब्द में जो है वो जानकी में एक बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन रहे हैं। तो फाइनली आपका मान जो बन रहा है वो बड़ी ई बन रहा है, लेकिन इसमें सवर्णी स्वर भाग ले रहे हैं। आ के साथ आ, ई के साथ ई और ऊ के साथ ऊ। चलिए मैं उदाहरण समझता हूं कि ऊ के साथ ऊ का जब संयोग होता है तो कौन कौन से शब्द आपके बनेंगे। जैसे हमने बताया कि भानुधन उदय। अब आप देखेंगे कि भानुधन उदय, जब मैं इस शब्द की बात करता हूं तो भानु शब्द में छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ का संयोग छोटा ऊ से हुआ तो बड़ा ऊ की मात्रा बन गई, भानुदय बन गया। साधु, साधु में छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा है ऊर्जा में, तो मिल करके साधुर्जा बन गया। और आप देखेंगे कि बधु और उत्सव, इसमें छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटा ऊ है, तो दोनों मिल करके क्या बन गए? बड़ा ऊ बन गया। इसके अतिरिक्त आपका देखेंगे कि ये बड़ा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, भू और ऊर्जा में मिलके भूर्जा बन गया। अब आप देख सकते हैं कि इनमें जो भी संयोग हुआ है वह सवर्णी वर्णों का संयोग हुआ है और इनसे जो शब्द बना वो फाइनली जो आपके शब्द बन रहे हैं सब में मात्रा जो बन रही है क्या बन रही है, इसकी पहचान समझ लीजिए। या तो इसमें बड़ा आ की मात्रा दिखेगी, या तो बीच में बड़ी की मात्रा दिखेगी, या तो बीच में कौन सी मात्रा दिखेगी? बड़ा ऊ की मात्रा दिखेगी। तो आप समझ लीजिएगा कि जो शब्द बन रहा है वह आपका दीर्घ संधि का है। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ आ की मात्रा, यहाँ आ की, यहाँ आ की, यहाँ आ की, सब में आ की मात्रा दिख रही है। यहाँ बड़ी ई की, यहाँ बड़ी ई की, यहाँ बड़ी ई की और यहाँ बड़ी ई की, इन सभी में आपकी बड़ी ई की मात्रा दिख रही है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी सब में देख रहे हैं कि सब में बड़ा ऊ की मात्रा आपको दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो सवर्णी स्वर के उदाहरण हैं और इनके योग से जब आपका फाइनली जो मान आपका बनता है बड़ा बन जाता है तो उसे हम जो कहेंगे वो हम दीर्घ संधि कहेंगे। चलिए यहाँ तक पहले आप लोग कंप्लीट करिए, जिससे कि मैं अगले टॉपिक जो आपका दूसरा प्रकार है उस पर बढ़ सकूँ। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि मैं अब अगले टॉपिक पे आपसे चर्चा कर सकूँ। जल्दी से इसको लगा लीजिए आप। आइए अब हम स्वर संधि के दूसरे प्रकार अर्थात अब हम गुण संधि की चर्चा कर रहे हैं। और इसमें आपको देखना है कि अभी तक जो था वो वृद्धि संधि में क्या था कि सवर्णी स्वर भाग ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें विषम वर्णी स्वर भाग लेंगे, अर्थात इसमें जो संयोग होगा वो पहला जो वर्ण होगा वो आपका अ और आ में से कोई भी एक होगा। अब आप देखेंगे कि अ और आ का संयोग यदि ई और ई से हो तो ऐसी स्थिति में आपका जो मान बनेगा वो एक ही मात्रा बनेगी। और जब आपका अ और बड़ा आ का संयोग छोटा ऊ और बड़ा ऊ से होगा तो आपकी ओ की मात्रा बनेगी। और जब आपका संयोग अ और आ का संयोग री से होगा तो र यहाँ पे हलंत वाला उड़ंतु वाला मान होगा। तो आप देखेंगे कि अगर मैं आपको कहूँ कि परिभाषा लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं खुद से ही कि जब दो असमान स्वर अ और आ का संयोग, जब दो असमान स्वर हो अर्थात छोटी ई बड़ी ई
या छोटा ऊ बड़ा ऊ और या तो री से हो, तब वे क्रमशः ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा में बदल जाते हैं। उसे हम जो कहते हैं वो हम गुण संधि कहते हैं। चलिए अब मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि गुण संधि के कैसे आप समझेंगे। सूर और इंद्र, सूर और इंद्र, यहाँ पर र में अ की मात्रा छिपी हुई है और यहाँ पर ई है। अब आप देखेंगे कि अ और ई के संयोग से जो मात्रा बन रही है वो ए की मात्रा बन रही है। तो आप देखेंगे सूर और इंद्र का संयोग हुआ, सुरेंद्र बन गया। और गुण जब क्वालिटी बढ़ेगी तो आदमी ऊपर उठेगा, अर्थात यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा, ए की मात्रा आपकी बन गई। अब आप देखेंगे कि नर और ईस, र में अ की मात्रा है, यहाँ ई की मात्रा है, तो यहाँ पर नरेश बन गया। फिर आप देखेंगे कि राजा धन इंद्र, राजा में आ की मात्रा है और यहाँ छोटी ई की मात्रा है, तो आ और छोटी ई की मात्रा मिलकर के आपका राजेंद्र ए की मात्रा बन गया। और इसी तरह आप यहाँ देखेंगे कि राका धन ईस, यहाँ पर दोनों बड़ा की मात्रा है, अर्थात यहाँ बड़ा आ है और बड़ी ई है, और जब इन दोनों का संयोग हुआ तो जो विकार उत्पन्न हुआ वो ए की मात्रा बना रहा है। तो आप देखेंगे कि ये उदाहरण हमने किसके दिए कि जब आ और आ का संयोग छोटी ई या बड़ी ई में से किसी एक से हो, तो ऐसी स्थिति में जो आपका फाइनली मान बनेगा, जो विकार होगा, वो ए की मात्रा के रूप में बनेगा। चलिए अब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं इसका कि अ और आ का संयोग छोटा ऊ या बड़ा ऊ में किसी एक से हो, तो ऐसी स्थिति में जो आपका मान बनता है वह ओ की मात्रा बनेगी। तो देखिए हित धन उपदेश की मैं बात कर रहा हूं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे त में अ छिपा हुआ है। ये आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ की मात्रा है और दूसरे शब्द की पहली मात्रा जो ऊ की मात्रा है। तो अ और ऊ का जो संयोग होगा उससे मात्रा जो बनेगी वो ओ की मात्रा बनेगी, अर्थात ये जो शब्द बनेगा वह हितोपदेश बनेगा। फिर मैं बात करता हूं सूर्य और ऊर्जा की। सूर्य, यहाँ पर य में अ छिपा हुआ है, अ का संयोग ऊ से हुआ, और ऐसी स्थिति में जो आपका मान बना, आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ा ऊ होता, यहाँ पर जो मान बना वो सूर्य ऊर्जा हो गया। महाधन उदय, आ में आ की मात्रा है, यहाँ ऊ की मात्रा है, तो आ और ऊ का जो संयोग हुआ उससे जो बना वो महोदय बन गया। आगे देख सकते हैं आप कि महाधन ऊर्मी, महा, आ में यहाँ पर आ की मात्रा है पहला वर्ण, और दूसरा वर्ण जो है वो आपका बड़ा ऊ की मात्रा है। ऐसी स्थिति में जो आपका मान बनेगा वो ओ की मात्रा बनेगी, अर्थात ये जो शब्द बना वो महोरी में बन गया। चलिए अब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको। जबकि अ और आ का संयोग री से होता हो तो ऐसी स्थिति में आपके जो मान बनेंगे, जैसे देव ऋषि, देवधन ऋषि, व में अ छिपा हुआ है, अ और री का संयोग से आपका उड़ंतुआ र बन गया, देख सकते हैं, देवर्षि हो गया। अब आप देखेंगे कि ब्रह्मधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, और आप देखेंगे कि महाधन ऋषि, आ की मात्रा का संयोग री से हुआ तो आपका जो मात्रा बनी वो अर की मात्रा बन गई। तो आप देखेंगे कि जब भी इस तरह का संयोग हो असमान वर्णी का, अर्थात अ और आ का संयोग चाहे छोटी ई या बड़ी ई से हो, चाहे छोटा ऊ और बड़ा ऊ से हो, और चाहे री से हो, ऐसी स्थिति से में आपके जो बदलाव होंगे ये ए की मात्रा के रूप में, ओ की मात्रा के रूप में और अर की मात्रा के रूप में होंगे। या आप ट्रिक से समझ सकते हैं कि जिसमें भी आपकी ये मात्रा दिखे बीच में, वो समझ लीजिएगा कि जो सब स्वर है वो जो संधि है वो कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे कि ये जो संधि है वो गुण संधि का उदाहरण है। तो चलिए जल्दी से इसको आप लोग लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। आइए अब हम स्वर संधि के तीसरे प्रकार अर्थात अब हम वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे। और इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें भी जो है वो असमान वर्णों का संयोग होता है, अर्थात आप देख रहे हैं कि अ और आ पहला वर्ण होना चाहिए और दूसरा वर्ण आपका चाहे ए और ए हो और चाहे ओ और अ हो। तो आप देखेंगे कि ए और ए के संयोग होने पर ए की मात्रा बनेगी और ओ और ओ के संयोग होने पर ओ की मात्रा बनेगी। अब आप इसकी परिभाषा अपने आप समझ सकते हैं कि यदि, अर्थात जब पहला वर्ण आपका अ और आ का हो और दूसरा वर्ण जो है वो आपका या तो ए और ए का हो या तो ओ और ओ का हो, तो ऐसी स्थिति में जब इनका आपस में संयोग होगा तो क्रमशः इनका परिवर्तन जो है वो ए की मात्रा और औ की मात्रा में बदल जाते हैं, और इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। चलिए अब मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से वृद्धि संधि के बारे में आपको समझा देता हूं कि जैसे आपने एक उदाहरण लिखा एक और एक, क, यहाँ पर क है, अ की मात्रा छिपी हुई है, यहाँ पर अ है, ए की मात्रा है, अर्थात अ का पहला वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए है। जब अ का संयोग ए से होगा तो जो ए की मात्रा बनेगी, वहां देख रहे हो आपकी ए की मात्रा बन गई। एक उदाहरण आप देख लीजिए आप, मत और ए के, मत त में अ छिपा हुआ है और यहाँ ए की मात्रा है, जब अ का ए में योग होगा तो क्या बनेगा, ए की मात्रा बनेगी।
महाधन ऐश्वर्य, महा में आ की मात्रा है और ऐश्वर्य में ए की मात्रा है। तो आप देखेंगे कि आ और ए का जो संयोग होगा फिर भी आपका ए की मात्रा बनेगी और जो शब्द बनेगा वो महेश्वरी होगा। अब आप देखेंगे कि महाधन ओजस्वी, महा जो शब्द है उसमें आ की मात्रा है, यहाँ ओजस्वी में ओ की मात्रा है, तो आ और ओ के संयोग से औ की मात्रा बनेगी और ये बनेगा महोजस्वी। इसी तरह आप देखेंगे कि दंत और ओष्ठ, दंत में त में अ की मात्रा है और ओष्ठ में ओ की मात्रा है, और जब अ और ओ का संयोग हुआ तो जो मात्रा बनी वो औ की मात्रा बन गई, अर्थात जो शब्द बना वो दंतोष्ठ बन गया। फिर आप देख सकते हैं कि परम धन औषधि, परम में म में अ छिपा हुआ है और औषधि में औ है, तो अ और औ के जो संयोग होगा उससे जो औ की मात्रा बनेगी और जो शब्द होगा वो परम औषधि होगा। फिर आप देखेंगे कि महाधन औषधि की बात मैं करूंगा तो महाधन औषध बराबर आ की मात्रा और औ की मात्रा का जो आपस में संयोग होगा उससे जो बनेगा वो औ की मात्रा बनेगी। आप देखेंगे कि इसमें महाऔषधि शब्द आ रहा है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको समझ लीजिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कितना एग्जाम के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो वनडे एग्जाम में जहाँ कहीं भी आपका हिंदी प्रयोग होता है उसमें कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको कंप्लीट हिंदी की क्लास अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में आपको दिया जा रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और ध्यान से पूरे वीडियो को एक के बाद एक क्रम से देखें। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, जो नए लोग देखना चाहते हों, वो एकदम शुरू से एक क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। और आप देखे होंगे कि प्रत्येक क्लास की समाप्ति के पश्चात हमारे जितने भी वीडियो बनाए गए हैं वो सब वीडियो में आपको नीचे लिंक मिल रहा है और उसमें आप क्या करेंगे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्कोर को भी चेक कर सकते हैं। तो इस एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है आप खुद समझ सकते हैं। आइए अब हम संधि के चौथे प्रकार अर्थात यण संधि पर चर्चा करेंगे और इसमें भी जो संयोग होता है वो वर्णों का अन्य वर्णों के साथ होता है, अन्य असमान वर्णों से होता है। तो जल्दी से समझ लीजिए कि जब पहला वर्ण जो आपका हो छोटी ई या बड़ी ई हो और इसका संयोग अन्य असमान वर्णों से अर्थात ई और ई को छोड़ करके हो तो इसके स्थान पर आप देखेंगे क्या होता है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ का संयोग अन्य असमान वर्णों से हो और री का संबंध अन्य असमान वर्णों से हो। तो आप देखेंगे कि चलिए इसकी समझ लीजिए परिभाषा क्या होती है। यदि ई और ई का असमान वर्णों से संयोग हो तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर ई था यहाँ पर यह हो जाएगा और जो दूसरे वर्ण की पहली मात्रा है वह इस यह के पहले लग जाएगी। फिर आप देखेंगे कि यदि ऊ और ऊ का संयोग अन्य असमान वर्णों से हो तो ऊ के स्थान पर आपका वह हो जाएगा और जो दूसरे वर्ण की पहली मात्रा है उस वह के पहले लग जाएगी, वह में लग जाएगी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि यदि री का संयोग असमान वर्णों से होगा तो यहाँ पर भी र हो जाता है, यहाँ र हो जाएगा और उसके पहले की मात्रा जो है वो दूसरे वर्ण की पहली मात्रा इसमें लग जाएगी। और चलिए इसको मैं उदाहरण के रूप में समझ लेता हूँ। जैसे हमने आपको दिया अति धन अधिक, तो आप देखेंगे कि अति में त में छोटी ई की मात्रा है और यहाँ अ की मात्रा है तो असमान वर्ण तो हो गए और जब इसका संयोग होगा जो मात्रा बनेगी वह अत्यधिक बनेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो अंतिम वर्ण था उसका जो पहला अक्षर था होगा वह हलंत हो जाएगा, मतलब इसकी जो मात्रा हो जाएगी वो अ की मात्रा इसमें से हट जाएगी। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, इत्यादि, इत धन आदि को मिलकर क्या बनेगा, इत्यादि बनेगा। देवी धन आगमन, बड़ी ई का संयोग आ की मात्रा से हुआ तो देवागमन हो जाएगा। ऊपरी धन युक्त बराबर ऊपर युक्त, यहाँ छोटी ई की मात्रा है यहाँ ऊ की मात्रा है तो आप देखेंगे कि यह व र आपको दिख रहे होंगे। नी धन ऊन बराबर न्यून, इसके अतिरिक्त आपका सु धन आगत बराबर स्वागत है। तो जल्दी से आप समझ सकते हैं कि इसकी पहचान अगर आपको तुरंत बतानी हो, जल्दी से बतानी हो तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बीच में मध्य में आपका य व या र का अक्षर प्रयोग होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें आधे अक्षर का प्रयोग अवश्य होता है, जैसा कि आप सभी शब्दों में आधे अक्षर का देख रहे हैं। अत्यधिक में आधा त, ठीक है ना, आधा क, आधा न, ये अक्षर मिल रहे हैं। लेकिन और आप देखेंगे कि सब में य व और र में से कोई ना कोई एक शब्द आपका जरूर, एक अक्षर जरूर मिल रहा है। तो जल्दी से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 4 टॉपिक। तो आप 4 प्रकार के ये स्वर संधि का मैं प्रकार बता रहा हूँ और इसमें से आप 4 प्रकार आप लोग समझ चुके हैं। अब बचा हुआ है सिर्फ आपका एक और स्वर संधि में से, जो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं और इन 5 प्रकारों में से आप 4 पर चर्चा हम आपको कर चुके हैं।
और आप डिटेल रूप से समझ चुके हैं कि इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं। कभी तो पूछा जाता है कि इनमें किन किन शब्दों का संयोग हुआ है, और कभी पूछेगा कि ये विच्छेद कैसे करेंगे, और कभी जो है संधि दिया रहेगा और बताना होगा कि ये दी गई संधि कौन सी है। ठीक है ना। कभी पूछता है स्वर व्यंजन और विसर्ग के बारे में, और कभी पूछता है कि अगर ये संधि स्वर संधि है तो इसमें से कौन सी संधि इसमें ये वाली होगी। आइए अब हम स्वर संधि के 5वें प्रकार अर्थात मैं अयादित संधि की चर्चा करूंगा। और इसमें आप लोग समझ लीजिए कि इसमें भी अन्य असमान स्वर ही भाग लेते हैं, दूसरा वर्ण जो होता है, और इसका संयोग जो होता है वो ए और अ का संयोग यदि अन्य असमान स्वर से हो तो ए और अ के स्थान पर अ या आओ आय हो जाता है। और यदि पहला वर्ण आपका जो है ओ और औ में से कोई भी मान हो और इनका संयोग जो है वो ओ और औ को छोड़कर किसी अन्य असमान वर्णों से होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अव और आव के रूप में बदल जाता है। और चलिए इसकी मैं परिभाषा बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि अयादित संधि है क्या, तो आप समझ सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं आप कि यदि ए और अ का संयोग अन्य असमान वर्णों से हो, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो वे क्रमशः अय और आय में बदल जाते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यदि वे पहला वर्ण आपका उ और बड़ा उ हो और इनका संयोग जो है वो अन्य असमान वर्णों से होता हो, तब वे क्रमशः अव और आव में बदल जाते हैं। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसे हम क्या कहते हैं, अयादित संधि कहते हैं, और ये स्वर संधि का ही अंतिम रूप 5वां भाग है, और इसको हम 3 अक्षर वाले ज़्यादातर होते हैं। अधिकतम जो शब्द बनते हैं, ये ज़्यादातर जो शब्द बनते हैं इसमें वो 3 अक्षरों वाले ही होते हैं, आपने देखा होगा। तो चलिए कुछ उदाहरण के रूप में मैं समझ लेता हूँ कि ने धन अन को मिलकर के नयन बना हुआ है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो ध्वनि आ रही है कहीं ना कहीं आपकी अय आय अव और आव में से कोई भी एक शब्द जरूर आएगा। दूसरी बात आपका यह है कि जो शब्द बन रहे हैं वो आपके 3 अक्षरों वाले हैं। अब आप देखेंगे गय और अक, गय में अय की मात्रा और अ में अक में अ की मात्रा, अय और अ मिलके अय बन गया, आय बन गया। तो आप देखेंगे गय और अक का संयोग जब हुआ तो गायक शब्द बना हुआ है, 3 शब्दों वाला है, इसमें अय की आय निकल रहा है। नय धन इका, नायिका, अय का संयोग बड़ी ई से हुआ है और आपकी मात्रा जो बन गई वो आय बन गई, और ये ई की मात्रा तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा बड़ी छोटी की मात्रा लग गई। पौधन अन, अब आप देखेंगे कि ये पवन बन जाएगा। और नौ धन इक, ये पहला वर्ण औ की मात्रा है, दूसरा ई की मात्रा है, और इनका संयोग हुआ तो शब्द बना वो नाविक। तो आप देखेंगे कि इसमें जो आपका शब्द है वो 3 शब्द का अक्षर बना हुआ है। और भाव धन उक मिलकर के आपका भावुक बनेगा। तो जल्दी से आप लोग समझ लीजिए कि आज हमने आप लोगों को संधि पर चर्चा की कि संधि के बारे में पहले बताया कि संधि होता क्या है, संधि कब होता है, संधि को कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, और दूसरी बात हमने बताई कि संधि और संयोग दोनों में अंतर क्या है, संधि का हम विच्छेद कैसे करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको हमने बताया कि संधि जरूरी नहीं है कि हर बात में संधि ही हो, ठीक है ना। तो संधि कब होती है ये आप क्लियर हो गए, और संधि जब होती है तो संधि होने के लिए क्या क्या चीज़ें भाग लेती हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण संधि में भाग लेता है। दूसरी बात ये बताया हमने कि संधि को जो संयोग होता है या संयोग अलग है, संधि अलग है। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया कि जो संधि होती है वह 2 प्रकार की होती है, कभी प्रधान संधि और कभी गौड़ संधि। इसके बारे में हमने डिटेल से बताया। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया कि संधि के प्रकार कितने हैं और संधियां में संयोग किन तरीकों से होता है, 6 तरीके मैंने बताया। तो संधि कितने प्रकार होते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग की बात की। और आज हमने आप लोगों को जो टॉपिक खत्म किया वो स्वर संधि पे खत्म किया। और आप देखेंगे खुद से ही आप परिभाषा बना सकते हैं, क्योंकि स्वर संधि में मैंने बताया था कि जो संयोग होता है वो स्वर का स्वर से होता है, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार हमने आप लोगों को संधि के बारे में स्पष्ट किया। अगर आप चाहते हो ट्रिक के माध्यम से समझना तो जल्दी से आप लोग एक बार समझ लीजिए कि अभी तो हमने बताया कि स्वर संधि में मेल किसका होता है, स्वर का स्वर से होता है। पहली बात तो हमने ये बताई, जब स्वर का स्वर जब समान स्वर से होगा तो फाइनली आपका जो मान होगा वो दीर्घ होगा। तो दीर्घ संधि की मैंने क्या बताया कि ये जो मात्रा आपकी बनेगी वो दीर्घ संधि में होगी, ठीक है ना। आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। इसके अलावा मैंने बताया कि गुण संधि की पहचान क्या है। ट्रिक से समझ लीजिए कि गुण संधि की पहचान क्या है कि इसमें जो है वो आपका ए की मात्रा, ओ की मात्रा या तो ये वाली र की मात्रा बनेगी। इसके अलावा गुण में जब वृद्धि होगी तो यही मान आपका डबल हो जाएगा,
ठीक है ना, अर्थात इसमें अय की मात्रा और औ की मात्रा बनती है। तो दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया। अब आपकी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यण संधि की। तो यण संधि की पहचान ये है कि इसमें य व या र इनमें से होगा और इसमें आधा अक्षर का प्रयोग होता है। अक्सर किसका प्रयोग होता है, आधे अक्षर का प्रयोग होता है। ट्रिक के रूप में समझ सकते हैं। फिर मैंने बताया आपको अयादि संधि के बारे में। अयादि में या तो अय, या तो आय, या तो अव और या तो अव और या तो क्या होता है, आव शब्द होता है। और ये अक्सर आपके वो 3 शब्दों वाले होते हैं। कैसे शब्दों वाले होते हैं, 3 शब्दों वाले ही होते हैं। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इस पूरे प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। और आगे अगले क्लास में हम आपसे जो संधि का पार्ट छूटा हुआ है, जो विसर्ग संधि है और व्यंजन संधि है, तो पहले मैं व्यंजन संधि की चर्चा करूंगा और उसकी अगली क्लास में हम आपको विसर्ग संधि के बारे में स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे। तो चलिए, जिन लोगों ने मेरे चैनल को स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन को दबा करके आप लोग, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो भी हमारी क्लास जा रही है उसको लगातार आपको मिलती रहे। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जितने भी लेक्चर हैं उन सबके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और उसको आप लोग हल करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूं और अगली क्लास में मैं आपके बीच जो संधि बताया जा रहा है, संधि के जो व्यंजन संधि के टॉपिक लेकर के आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।